पार्ट में हमने देखा था कि जियान ने मास्टर याओलाओ को बता दिया था कि उसके पास बॉडी हार्ट है, जो सुनकर वो बहुत खुश हुए। लेकिन वो ट्रेजर जियान के अभी किसी काम नहीं आ सकता, क्योंकि जियान का नेक्स्ट लेवल है बेंशन लेवल, जिस पर प्रमोट होने के लिए उसे एक एनर्जी से बनी हुई बहुत बड़ी दीवार को डिस्ट्रॉय करना है। और वो दीवार तभी डिस्ट्रॉय होगी जब जियान के पास बहुत ज्यादा कल्टीवेशन एनर्जी हो। हालांकि नॉर्मल कल्टीवेशन से उसे इतनी एनर्जी नहीं मिल सकती, इसके लिए उसे डीप कल्टीवेशन की जरूरत है। जियान खुद को एक गुफा में बंद कर कई महीनों के लिए डीप कल्टीवेशन के लिए जाता है, जिंगयू पवेलियन को अपने दोस्तों के भरोसे छोड़कर। एक तरफ जियान जहाँ कई महीने तक कल्टीवेशन कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ कई सारे चेंजेस होना शुरू हुए। स्काई प्रोफाउंड सेक्ट, जिसके चीफ को जियान ने मार दिया था, यूनियन और फ्लावर सेक्ट को बचाने के लिए वहाँ के लीडर ने कई छोटे छोटे सेक्ट के साथ हाथ मिला लिया। ये वो सेक्ट थे जो कि बहुत पहले से जिंगयू पवेलियन के खिलाफ थे। इनके लोगों ने मिलकर कई नई अलायंस क्रिएट की, जिनका मेन टारगेट था जिंगयू पवेलियन के बने हुए छोटे छोटे बेस। उन बेसेस को डिस्ट्रॉय कर ये जिंगयू पवेलियन को कमजोर करना चाहते थे, और ऐसा करने में ये कामयाब भी हुए। आखिर में इनका मकसद था कि ये जिंगयू पवेलियन पर हमला करेंगे, और इन्हें सीक्रेटली सपोर्ट कर रहा था सोल हॉल। सोल हॉल की तरफ से सेकंड त्यानजुन गुयू उनकी मदद कर रहा है। वैसे इस सब की खबर मास्टर फेंग को मिल चुकी थी, और उन्होंने मास्टर याओलाओ को भी ये सारी बात बता दी। लेकिन उसी समय उन्हें किसी आउटसाइडर की एनर्जी महसूस हुई, और वो समझ गए कि जिंगयू पवेलियन में कुछ बिन बुलाए मेहमान आ चुके हैं। अभी इस बात की स्टार्टिंग भी इसी के आगे से होती है। वो जो हलचल थी वो असल में एक अटैक की वजह से हुई थी। दुश्मन हमला कर चुके हैं, और उनका हमला सीधा आकर जिंगयू पवेलियन के ऊपर बने एक बहुत पावरफुल बैरियर से टकराया, जिसकी वजह से उस बैरियर पर कई सारे क्रैक्स आ चुके हैं। अभी मास्टर याओलाओ और साथ ही बाकी सभी बाहर आकर देखते हैं। डिसाइबल सभी बहुत टेंशन में थे, क्योंकि एक ही अटैक से उस फॉर्मेशन बैरियर पर क्रैक आ चुके थे, लेकिन अभी तक वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। इसका मतलब शायद जो हमला कर रहा है वो इतना भी ताकतवर नहीं कि उसे डिस्ट्रॉय कर पाए। लेकिन ये शायद बस एक शुरुआत थी, क्योंकि मास्टर याओलाओ समझ चुके थे कि ये लड़ाई इतनी ज्यादा आसान नहीं होने वाली। वो ऑलरेडी बहुत पावरफुल एनर्जी को महसूस कर चुके हैं। अचानक से एक और अटैक आता है, और उस बैरियर से टकराकर उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। वैसे जैसे ही वो बैरियर डिस्ट्रॉय हुआ तो मास्टर फेंग तुरंत सामने आकर बाकी एल्डर्स को ऑर्डर देते हैं एक और सेकेंडरी बैरियर क्रिएट करने का, जो उस हमले वाले बैरियर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि इसे वो कंटिन्यूअसली एनर्जी देकर क्रिएट कर रहे हैं। हालांकि मास्टर याओलाओ जानते हैं कि इतना काफी नहीं है। अचानक ही वहाँ 3 टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन ओपन हुए, जिनसे टेलीपोर्ट होकर कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स वहाँ आ गए, जो कि अलग अलग छोटे छोटे सेक्ट से बिलोंग करते हैं। ये वो लोग हैं जो कि उस नई अलायंस को ज्वाइन होकर जिंगयू पवेलियन के खिलाफ लड़ रहे हैं। खैर अभी उनके आ जाने के बाद उनके लीडर की एंट्री हुई, मतलब स्काई प्रोफाउंड सेट के लीडर त्यानमिंग की एंट्री। उसे देखकर सभी हैरान थे। वो बेंशन लेवल पर है। अभी मास्टर याओलाओ उसे देखते ही पहचान गए। वो उससे कहने लगे, मैं बहुत हैरान हूँ ये जानकर कि तुम अभी तक जिंदा हो। जिस पर त्यानमिंग कहने लगा कि हैरान तो मैं हूँ तुम्हें देखकर। मैंने सुना था कि तुम बच गए, लेकिन ये सच में बहुत शॉकिंग बात है, क्योंकि जब मैंने पिछली बार तुम्हारे बारे में सुना था तब तुम मरने वाले थे, बस तुम्हारी सोल बची हुई थी, और वो भी किडनैप कर ली गई। ना जाने तुम बचकर कैसे आ गए और तुम्हें ये बॉडी कैसे मिली, पर कारण जो भी हो आज फिर से तुम सब कुछ खो दोगे। जिस पर वहाँ जिंगयू पवेलियन के एल्डर्स हंसने लगे। किसी को भी अभी डर नहीं था, क्योंकि देखा जाए तो ये लड़ाई लगभग बराबर की है। सामने भी एक बेंशन लेवल का कल्टीवेटर है, मतलब त्यानमिंग, और यहाँ मास्टर याओलाओ भी बेंशन लेवल पर है, मतलब वो एक दूसरे को संभाल लेंगे और बाकी लोग बाकी कल्टीवेटर्स को हरा सकते हैं। लेकिन ये सुनते हुए त्यानमिंग हंसने लगा और कहने लगा कि अगर मैं अकेला होता तो कभी तुम पर हमला नहीं करता। इतना कहते हुए उसने अपने दोस्तों को वहाँ बुलाया, जो कि था वो गुयू, और यहाँ आने से पहले वो अपने साथ उसके एक पुराने दोस्त को लेकर आया है। वहाँ एक टेलीपोर्टेशन क्रैक हुआ, और उसके अंदर से गुयू और सोल हॉल का थर्ड त्यानजुन बाहर निकल कर आया। उसके हाथ बंधे हुए थे, और वो बहुत गुस्से में भी था। असल में वो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, लेकिन गुयू उसे जबरदस्ती अपने साथ ले आया। अब वो कह रहा था कि इस तरह के छोटे कामों के लिए मुझे परेशान मत करो, ये तुम अकेले भी संभाल सकते थे, लेकिन तुमने मेरी कल्टीवेशन के समय को बर्बाद किया। हालांकि गुयू कहता है कि ये बात मैं भी जानता हूँ, पर मैं यहाँ तुम्हें किसी और वजह से लाया हूँ। गुयू के लिए ये आखिरी मौके की तरह था, इसलिए वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहता। इसी वजह से वो थर्ड त्यानजुन को अपने साथ ले आया। वो कहता है कि हमें यहाँ से जियान नाम के लड़के को किसी भी तरह किसी भी कंडीशन में अपने साथ लेकर जाना है। जो सुनकर उस थर्ड त्यानजुन ने अपना एक हाथ खोल दिया और कहने लगा कि ठीक है, अगर ये काम इतना जरूरी है तो मैं एक हाथ से तुम्हारी मदद करूंगा। हालांकि अभी जब गुयू ने जियान की बात करी तब उसने आसपास भी देखा, कहीं पर भी जियान नहीं था।
वो समझ गया कि शायद इन लोगों ने जियान को कहीं छुपा लिया है, क्योंकि वो जियान के लिए ही वहाँ आए हैं। इसलिए वो मास्टर याओ लाओ से कहने लगा कि उस लड़के को हमारे हवाले कर दो, इसके बदले शायद तुम में से एक दो लोग जिंदा रह जाएं। पर मास्टर याओ लाओ उल्टा उसी एल्डर को सरेंडर करने को कहने लगते हैं और कहते हैं कि अगर तुम अभी हार मान लेते हो तो शायद तुम लोग यहाँ से जिंदा लौट कर जा सको। जिस वजह से उन सभी को गुस्सा आ गया और तियान मिंग ने तो तुरंत ही अपने साथियों को ऑर्डर दे दिया हमला करने का। वो लोग आगे बढ़कर अटैक नहीं कर रहे बल्कि एक फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि एनर्जी वेव्स को छोड़ा जा सके, जो कि धीरे धीरे सभी डिसाइपल्स को कमजोर कर देंगी। लेकिन उनके ये अटैक वहाँ उन डिसाइपल्स तक पहुँच ही नहीं पा रहे। बीच में एक सेकेंडरी बैरियर आ रहा है जिसे मास्टर फेंग और बाकी एल्डर्स ने अपनी एनर्जी की मदद से बनाया है। अभी मास्टर याओ लाओ सभी से कह रहे थे कि हमें जल्दबाजी में कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ये लोग खुद अटैक करते हुए अपनी एनर्जी को खत्म कर लेंगे और जब ये कमजोर होंगे तब हम हमला करेंगे। उनका ये प्लान बहुत अच्छा था, लेकिन वहाँ दुश्मन भी ये बात समझ चुके थे। इसलिए तियान मिंग, गुयू और थर्ड तियानजुन से कहने लगा कि हमें आगे बढ़कर उस बैरियर को हटाना होगा। अगर वो हट गया तभी हमारे लोग इन पर हमला कर सकते हैं, वरना ये लड़ाई इसी तरह से चलती रहेगी। थर्ड तियानजुन को भी ये बात सही लगी। वैसे भी उसे जल्दी से जल्दी ये लड़ाई खत्म कर वापस से कल्टीवेशन के लिए लौटना है, इसलिए वो भी मदद करने के लिए मान गया और तीनों ही आगे बढ़ गए। अभी जब वो बैरियर की तरफ बढ़ रहे थे तो उनका मेन टारगेट मास्टर याओ लाओ भी थे, क्योंकि वो अकेले बेंचेल लेवल पर हैं और यहाँ सबसे ज्यादा टक्कर वही दे सकते हैं। उन्हें हराने के लिए कम से कम 2 बेंचेल लेवल के कल्टीवेटर तो लगेंगे, तभी उनका पलड़ा भारी हो पाएगा। इसलिए तियान मिंग और गुयू फैसला करते हैं कि वो मास्टर याओ लाओ को संभालेंगे और उस दौरान थर्ड तियानजुन जाकर उस बैरियर को डिस्ट्रॉय करेगा। अभी थर्ड तियानजुन रास्ता बदलकर उस बैरियर पर हमला करता है, जिसकी वजह से सारे एल्डर्स पीछे की तरफ गिर चुके थे। साथ ही बाकी डिसाइपल्स भी जो उस बैरियर को सपोर्ट कर रहे थे वो भी नीचे गिर जाते हैं। बस वहाँ मास्टर फेंग खड़े हुए थे। हालांकि वहाँ मास्टर याओ लाओ, क्वीन मेड्यूसा, पॉइजनस गर्ल और किंग लिंग को ऑर्डर देते हैं कि वो जाकर उस थर्ड तियानजुन को संभाले, जिससे कि ये बैरियर डिस्ट्रॉय न हो। अभी ऑर्डर सुनकर वो तीनों ही सीधा उस थर्ड तियानजुन की तरफ बढ़ गई। उनके वहाँ से दूर जाते ही मास्टर याओ लाओ ने तुरंत एक डोमेन क्रिएट कर लिया था, क्योंकि वो जानते हैं कि 3 पेंशन लेवल के फाइटर्स की फाइट कोई नॉर्मल फाइट की तरह नहीं हो सकती, बाकी चीजें भी डिस्ट्रॉय होंगी, इसलिए अलग डोमेन में लड़ना ही सही है। और खुद का डोमेन हो तो एडवांटेज भी ज्यादा होते हैं। उन्होंने एक मिरर डोमेन क्रिएट किया था। हालांकि ये देखकर गुयू और तियान मिंग हंसने लगे, क्योंकि डोमेन क्रिएट करने में बहुत एनर्जी लगती है और खासकर उसे बनाए रखने में और ज्यादा एनर्जी लगती है। कंटिन्यूअसली ये एनर्जी खत्म होती रहती है और कल्टीवेटर कमजोर पड़ जाता है। इस तरह से उनके जीतने के चांसेस और ज्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन मास्टर याओ लाओ कहते हैं कि शायद मेरी एनर्जी खत्म होने से पहले ही तुम हार जाओ, इसलिए तुम अपनी चिंता करो, मेरी नहीं। ऐसा सुनकर तियान मिंग को गुस्सा आ गया और वो तुरंत ही मास्टर याओ लाओ पर हमला करने लगा। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि वो जहाँ हमला कर रहा था वो मास्टर याओ लाओ थे ही नहीं, वो बस एक मिरर इमेज थी। उसके डिस्ट्रॉय होते ही तियान मिंग कुछ देर के लिए हड़बड़ा गया, जिसका फायदा उठाकर मास्टर याओ लाओ उस पर हमला करते हैं। लेकिन वो उस अटैक से बचकर वापस पीछे हट जाता है। अभी जब वो दूर हटा तो मास्टर याओ लाओ हंस रहे थे, ये कहते हुए कि ये मेरा ही डोमेन है, यहाँ तुम कितना भी भाग लो लेकिन मुझसे नहीं बच सकते। ऐसा कहते हुए वो पीछे बने हुए एक मिरर के अंदर चले गए और वहाँ तियान मिंग के सामने लगे हुए मिरर से बाहर निकलने लगे। ये देखकर गुयू तुरंत आगे बढ़ा। वो समझ चुका है कि मास्टर याओ लाओ को किस तरह से हराना है। ये एक मिरर डोमेन है जहाँ के अगर मिरर डिस्ट्रॉय कर दिए जाए तो मास्टर याओ लाओ यहाँ से वहाँ भाग ही नहीं सकते, मतलब वो छिपकर हमला नहीं कर सकते। अभी उसे भी नहीं पता कि कौन से वाले मास्टर याओ लाओ असली हैं, क्योंकि वहाँ तो कई सारे मिरर्स थे और रिफ्लेक्शन भी कई सारे थे। इसलिए वो अपनी चेन्स की मदद से अटैक करते हुए उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगा। हालांकि अचानक ही एक मिरर ने उसकी चेन पकड़ ली, मतलब वो असली मास्टर याओ लाओ थे। वो ये देखकर हैरान था, उसे लगा वो एक मिरर है और वो धीरे धीरे कर सभी मिरर को डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन उसकी चेन पकड़ी गई। वो अभी तियान मिंग से कह रहा था कि इसे हराना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा और जब तक हम इसके डोमेन में हैं तब तक तो ये चीज बहुत मुश्किल है। वैसे तभी सीन चेंज होकर वहाँ थर्ड तियानजुन पर आ गया, जिसके पास क्वीन मेड्यूसा, पॉइजनस गर्ल और किंग लिन पहुंच चुके थे। अभी वो उन तीनों पर अटैक कर रहा था, जिस वजह से वो तीनों भी थोड़ी इंजर्ड हो चुकी थी। पर तियानजुन को लग रहा था कि ये लड़ाई बहुत ही ज्यादा आसान है, इसलिए वो उनसे कहने लगा कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, अगर तुम भागना चाहते हो तो भाग सकती हो। लेकिन वो कहाँ भागने वाली थी। उन्होंने भी अब इस फाइट को सीरियसली लेकर हमला करने का फैसला कर लिया था। वो तीनों ही अपने सबसे बेस्ट अटैक परफॉर्म करने लग जाती हैं।
क्वीन मेड्यूसा पाइथन फॉर्म में आ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ किंग लिन ने हेवनली सर्पेंट के स्पिरिट को समन कर लिया और वहाँ पॉइजनस गर्ल ने भी उसकी पॉइजनस बॉडी की पास को एक्टिवेट कर लिया था। उसकी पूरी बॉडी इतने हाई अमाउंट में पॉइजन रिलीज कर रही थी कि अगर कोई नॉर्मल कल्टीवेटर वहाँ आसपास भी होता तो तुरंत मारा जाता। खैर अभी तक टैन सुन ने इन्हें सीरियसली नहीं लिया था। उसके हिसाब से ये सब नॉर्मल है, पर इतने में ही क्वीन मेड्यूसा का एक थंडर अटैक उसकी तरफ आया जिसे उसने एक हाथ से रोक दिया। पर तभी क्वीन मेड्यूसा हमला करने लगी और उसी समय उस हेवनली सर्पेंट की स्पिरिट ने उसे पकड़ लिया। अभी वो अपनी जगह से नहीं हिल सकता था। ऊपर से क्वीन मेड्यूसा अटैक कर रही थी और वहाँ सामने से पॉइजन गर्ल का पॉइजन उसकी तरफ आ रहा था, जो चीज धीरे धीरे उसे कमजोर बनाते जा रही है। जैसे ही उसने महसूस किया कि वो कमजोर होते जा रहा है और इस तरह से शायद वो हार भी सकता है, तो उसने तुरंत ही अपनी एनर्जी रिलीज की, जिस वजह से वहाँ एक धमाका हुआ और वो तीनों ही वहाँ से दूर हट गयी। अभी थर्ड ध्यान जोन आजाद हो चुका था, साथ ही उसका दूसरा हाथ भी। उसने कहा कि मैंने सोचा नहीं था कि तुमसे लड़ने के लिए मुझे अपने दूसरे हाथ का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन कम से कम अब तुम मेरी पूरी पार देख पाओगे। अभी उसके इतना कहते ही सीन चेंज होकर वापस उस मिरर डोमेन पर आया, जहां हम देखते हैं कि गुयू और ध्यान में मिलकर सारे मिरर डिस्ट्रॉय करने लगे थे, क्योंकि वो समझ गए कि मास्टर याओ लाओ अपनी एनर्जी की मदद से मिरर क्रिएट कर रहे हैं। अगर वो मिरर डिस्ट्रॉय होते जाए तो मास्टर याओ लाओ जल्दी जल्दी अपनी एनर्जी गवा देंगे और कमजोर पड़ जाएंगे। उन्होंने जो सोचा वो बिल्कुल सही था। मास्टर याओ लाओ भी महसूस कर पा रहे थे कि अब उनके पास पूरी एनर्जी नहीं बची है, इसलिए वो मौका देकर उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुयू उनके हमले को रोक देता है। उसे पता था कि जैसे ही मास्टर याओ लाओ की एनर्जी खत्म होगी उनकी स्पीड भी कम हो जाएगी और यही मौका होगा उनके अटैक करने का। उन्होंने तुरंत एक फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू किया, जो कि एक सीक्रेट टेक्निक है, जिसके लिए वो दोनों ही अपनी पास कंबाइन कर रहे थे। ये अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वैसे तभी सीन चेंज होकर वहाँ बाहर आया, जहाँ थर्ड ध्यान सुन ऑलरेडी क्वीन मेड्यूसा, पॉइजनस गर्ल और किंग लिन को हरा चुका था। उन्हें हराकर वो सीधा आगे बढ़ा और एक ही अटैक से मास्टर फेंग के बनाए हुए उस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके डिस्ट्रॉय होते ही उस अलायंस के सभी मेंबर्स ने फिर से फॉर्मेशन एक्टिवेट कर हमला करना शुरू कर दिया था। वो अटैक किसे लग रहे थे ये चीज वो अलायंस के मेंबर्स नहीं देख रहे। उनका मकसद है पूरे जिंग्यू पवेलियन को डिस्ट्रॉय करना। वहाँ की बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो रही थी और साथ ही डिसाइपल्स मारे जा रहे थे। अभी इसी बीच हमें लिन क्वान को भी दिखाया जाता है, जो कि खुद आगे बढ़कर नहीं लड़ रही, क्योंकि वो ये सब तबाही देकर थोड़ी घबरा गई। अभी वो अपने जिंग्यू पवेलियन को खत्म होते देख रही थी। इतने में ही एक अटैक उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन लॉर्ड त्यानहाउ ने सही समय पर वहाँ आकर उसे बचा लिया। हालांकि वो कितनी देर तक बचे रहेंगे ये चीज उन्हें भी नहीं पता, क्योंकि अचानक ही अगले पल एक और धमाका हुआ और वो डोमेन ब्लास्ट हो गया, जिसे मास्टर याओ लाओ ने बनाया था। ये चीज त्यान मिंग और गुयू के कंबाइन अटैक की वजह से हुई। उन्होंने वो डोमेन तो डिस्ट्रॉय किया ही किया, पर साथ ही मास्टर याओ लाओ को इतना इंजर्ड कर दिया कि अब वो उठकर भी नहीं लड़ सकते। वो सीधा जमीन पर आकर गिर चुके थे और सभी लोग समझ चुके थे कि जिंग्यू पवेलियन हार गया। अभी त्यान मिंग ने ऑर्डर दिया, जिसके बाद उसके अलायंस के वो एल्डर्स एक बहुत पावरफुल फॉर्मेशन अटैक करते हुए सीधा मास्टर याओ लाओ को टारगेट बनाते हैं, क्योंकि उन्हें मास्टर याओ लाओ को खत्म करना है। जिंग्यू पवेलियन अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अभी वो बहुत पावरफुल अटैक सीधा मास्टर याओ लाओ की तरफ बढ़ रहा था। कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता। मास्टर फेंग इस वक्त खुद जमीन पर पड़े हुए थे और वो उठने की हालत में ही नहीं थे, क्योंकि उन्होंने बहुत देर तक उस फॉर्मेशन को क्रिएट कर रखा, जिस वजह से वो सेकंड बैरियर जल रहा था। हालांकि अभी वो अटैक मास्टर याओ लाओ को लग पाता, इसके पहले ही जिंग्यू पवेलियन के कुछ वफादार एल्डर्स सामने आकर उस हमले को रोक लेते हैं। वो अटैक बहुत पावरफुल था, इसलिए वो भी जानते हैं कि ज्यादा देर तक वो अटैक नहीं रोका जा सकता। इस चीज में उनकी जान भी चली जाएगी, लेकिन उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी जान गई भी तो जिंग्यू पवेलियन के लिए। यही सोचकर वो हंसते हुए उसके सामने आ गए। अभी त्यान मिंग कह रहा था कि तुम कितने बेवकूफ हो, कम से कम खुद की जान तो बचा सकते थे, पर अब अगर तुम मरना ही चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहते हुए उन्होंने वो फॉर्मेशन की एनर्जी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया और देखते ही देखते वो सभी एल्डर्स जो कि इस अटैक को रोक रहे थे वो राख में बदल गए। अभी ये चीज मास्टर याओ लाओ से देखी नहीं जा रही थी। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो कुछ करना चाहते थे, लेकिन अब उनके पास भी पास नहीं बची हुई है। पेंशन लेवल पर होते हुए भी वो खुद को बहुत ही ज्यादा कमजोर महसूस कर रहे थे। हालांकि तभी त्यान मिंग कहने लगता है कि अब अगली बारी है तुम्हारी। इतना कहते हुए वो फिर से याओ लाओ पर हमला करने के लिए तैयार थे, पर तभी आसमान लाल होने लगा। वहाँ दूर एक पहाड़ से बहुत ही तेज आग फैली, जिसे अननोटिस करना नामुमकिन था। पूरी तरह से एक एनर्जी उन सभी को कवर कर चुकी थी, जिसे वो नोटिस तक नहीं कर पाए। मतलब एक बहुत बड़े लेवल का बैरियर आसपास क्रिएट हो चुका था।
सब हैरान थे कि आखिर अब कौन वहाँ आ रहा है, लेकिन ये एनर्जी इस डायरेक्शन से आ रही थी। वही जियान कल्टीवेशन के लिए गया था। जैसे ही वो आग शांत हुई तो वहाँ से जियान की आवाज सुनाई दी। जियान कह रहा था कि गलती तो तुम लोगों ने की, यहाँ से ना भागकर अब कोई यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। जियान ऑलरेडी एक बैरियर की मदद से पूरा एरिया कवर कर चुका था। अगले ही पल उसने एक फ्लेम टोर्नाडो रिलीज किया, जिसने वहाँ उस नई अलायंस के हर एक मेंबर को जलाकर राख कर दिया। सेम वैसे ही जैसे त्यानमिंग के हमले के बाद वो एल्डर्स चले थे। अभी त्यानमिंग, गुयू और उस थर्ड त्यानजुन के अलावा पूरी अलायंस का कोई एक मेंबर भी वहाँ जिंदा नहीं बचा हुआ था। जियान की आवाज से ऑलरेडी सभी जियान को पहचान चुके थे, लेकिन फ्लेम टोर्नाडो के हटते ही जियान जब सामने आया तो सभी और ज्यादा हैरान हो गए। जियान के दोस्त खुश थे, लेकिन वहाँ गुयू, त्यानमिंग और थर्ड त्यानजुन बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि जियान को देखते ही वो समझ गए कि जियान दोशेंग लेवल पर पहुंच चुका है। मतलब जियान ने बेंशेन लेवल को जंप कर दिया। वो दोसोंग से सीधा दोशेंग लेवल पर पहुंच गया है। ये चीज करना तो छोड़ो, आज तक किसी ने इसके बारे में सोचा तक नहीं था। इसी वजह से वो लोग ज्यादा हैरान थे। हालांकि अब शायद पता चल चुका है कि यहाँ क्या होने वाला है। वैसे इसी फॉर्म को जियान का एम्पर फॉर्म कहा जाता है। खैर, इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हुआ।